चल क्वेश्चन बताना। हाँ, होम्योस्टैसिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय, ये तुझे पता नहीं होगा मैं बता देती हूँ, वॉल्टर कैनन, लिख ले वहां पर पे, प्रपोज्ड बाय वॉल्टर कैनन, प्रपोज्ड बाय वॉल्टर कैनन। अगला, एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन बर्ड इज हेल्पफुल इन, किस चीज में हेल्पफुल है? नंबर 1 कंजर्विंग बॉडी हीट, नंबर 2 एलिमिनेटिंग एक्सेस वाटर, नंबर 3 कंजर्विंग बॉडी वाटर, नंबर 4 एलिमिनेटिंग बॉडी वाटर। एलिमिनेटिंग एक्सेस वाटर। बर्ड्स ने क्यों यूरिक एसिड बनाया होगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? बॉडी हीट को कम करने के लिए। यूरिक एसिड का हीट से क्या लेना देना? यूरिक एसिड क्यों बनाया? वो यूरिक एसिड क्यों बनाया होगा? क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम मिलता है। हाँ, तो किस चीज के लिए बनाया है? कंजर्विंग बॉडी वाटर, शरीर के पानी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर यूरिया होता तो ज्यादा पानी निकालना पड़ता ना बॉडी से बाहर, तो वाटर को वेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? यूरिक एसिड का यूज किया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन? सबसे सिंपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? एल्वियोलाई, फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया, किडनी। सिंपलेस्ट कह रही हूँ मैं, स्मॉलेस्ट नहीं कह रही, सिंपलेस्ट। फ्लेम सेल्स, या फिर क्या नाम भी है इनका, और क्या नाम है इनका? प्रोटोनेफ्रिडिया। अगला, इन कंपैरिजन टू यूरिया अमोनिया इज लेस टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, नन, हाईली टॉक्सिक। अगला, यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स एंड मोलस्क, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, frogs and cartilaginous fishes, insects and bony fishes, birds or lizards. Which excretory material is least toxic? Ammonia, urea, uric acid, or are equally toxic? Uric acid. तो अपना कर, conversion of protein waste ammonia into urea occur in, कहाँ होता है ये बताना है। और इसी में नंबर 2 है यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन। दोनों में, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। हाँ, ऑप्शन 1 किडनी, ऑप्शन 2 लंग्स, ऑप्शन 3 इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लिवर। किडनी। आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है, जिसको हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं? यूरिया बनता है लिवर में, अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है? लिवर में। और फिर यूरिया यूरिन में बदलता है। यूरिन में बदलना मतलब यूरिया को वाटर के साथ डिसॉल्व करना, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिन में बदलना। ये कहाँ होता है? किडनी में। हम यूरिन में कहाँ बदलता है नहीं बोल रहे हैं, या यूरिन कहाँ बनता है नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूरिया कहाँ बनता है। क्या बनता है? लिवर में। साइकिल का नाम क्या है? यूरिया साइकिल या फिर आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। आर्जिनिन ऑर्निथिन वाला मैं तुमको वहाँ भी पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड बताए थे ना, कि कुछ जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनके अलावा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अलावा भी बहुत सारे होते हैं करके, उनमें से एक में एग्जाम्पल आया था इसका, आर्जिनिन का। तो याद कौन रखेगा? याद तो है। अगला, एनिमल्स एक्यूमुलेट वाटर लाइक, सॉरी वाटर नहीं, वेस्ट like urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. Metabolic activities, excess ingestion, either one or two, excretion. किस प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ एक्यूमुलेट होता है या जमा होता है बॉडी के अंदर? पेन दे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। एनिमल्स एक्यूमुलेट वेस्ट लाइक, ऑप्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक्सेस इंजेशन, ईदर वन और टू, या फिर एक्सक्रीशन। ईदर वन और टू। मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी तो बनती है ना चीजें, नहीं बनती? यूरिया नहीं बन रहा मेटाबॉलिज्म की वजह से, अमोनिया नहीं बन रहा मेटाबॉलिज्म की वजह से बन रहा है ना, और एक्सेस इंजेशन की वजह से भी होता है, और मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है। तो ईदर वन और टू होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड लेस देन यूरिया लेस देन अमोनिया,
यूरिक एसिड लेस देन अमोनिया लेस देन यूरिया, यूरिया लेस देन यूरिक एसिड लेस देन अमोनिया, या फिर अमोनिया लेस देन यूरिया लेस देन यूरिक एसिड। ए यूरिक एसिड फिर यूरिया फिर अमोनिया। ठीक है, अब मैच द कॉलम खेलना है। हाँ हाँ, ये तो तुम 3 ऑप्शन में पहले बता देते हो, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब बताना एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स एक ही है वर्ड, कौन से में आएगा? उसमें फर्स्ट वाले में अमोनोटैलिक। ठीक है, रेप्टाइल्स यूरिकोटैलिक्स, बर्ड्स यूरिकोटैलिक, एम्फीबियंस यूरियोटैलिक, मैमल्स एम्फीबियंस हो सकते हैं। जब हम नॉर्मली एम्फीबियन बोलेंगे तो यूरियोटैलिक बोलेंगे, अगर एक्वेटिक वर्ड लगा दिया फिर अमोनोटैलिक। मैमल्स यूरियोटैलिक। लास्ट नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है अमंग अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट? यूरिक एसिड। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू A in the B in uriotelic and released into the blood which is filtered and excreted out by C. Converted into urea in liver, kidney. Very good. चलो लास्ट, अरे इसमें तो मैच द कॉलम है। फिर तूने ये बताना मुझे खाली कि कौन से ऑर्गन से एक्सक्रीट करते हैं करके। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? एनिलिडा में नेफ्रिडिया, प्लेटी एलिमेंट्स एंड रोटिफर्स में प्रोटोनेफ्रिडिया, वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म या कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म? कॉम्प्लेक्स ना, नेफ्रॉन इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। मोस्ट इन वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही है मेन चीज़ जो हमने इधर पढ़नी है, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। आज हम ऑर्गन पढ़ लेंगे, सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर कल हम लोग नेफ्रॉन की तरफ को बढ़ेंगे। ओके, चलो क्या है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखना। सबसे पहले तो होती हैं 2 किडनी, ऐसे। किडनी कैसी शेप की होती हैं? बीन शेप की होती हैं, एक राइट में और दूसरी लेफ्ट में। मुझे बताओ राइट वाली किडनी ज़्यादा बड़ी होती है कि लेफ्ट वाली किडनी ज़्यादा बड़ी होती है? दिख ही रहा है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी क्या है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। हाँ, बहुत ही कम। यहाँ पर तो फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेफ्ट वाली हल्की सी लार्जर इन साइज होते हैं। जनरली हम इसको एनकाउंटर नहीं करते हैं, मतलब जनरली हम इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, एक ही साइज का मानते हैं। शेप कैसा होता है किडनी का? है बीन शेप्ड होता है। अच्छा, दोनों राइट और लेफ्ट किडनी बराबर लोकेशन पर होती हैं कि ऊपर नीचे होती हैं? ऊपर नीचे होती है। कहाँ होती है ऊपर नीचे? कौन सी ऊपर होती है, कौन सी नीचे होती है? राइट वाली नीचे। क्यों? पता नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? बॉडी है, बॉडी में कुछ भी चीज़ बिना मतलब थोड़ी ना होता है। होता है क्या बॉडी में कुछ भी चीज़ बिना मतलब? नहीं ना। राइट साइड में क्या होता है? लिवर। क्या? तो यहाँ पर क्या है, बीच में एक लीवर आता है राइट साइड में, तो ऊपर में लंग यहाँ वाला छोटा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ऊपर को जाना, ये राइट वाला लंग थोड़ा सा ऊपर को हो जाता है क्योंकि जगह बनानी है। यहाँ से किडनी थोड़ी सी नीचे को, ताकि बीच में फिट कर सके इसको। ठीक है, लीवर की वजह से थोड़ा नीचे आ गया ताकि लीवर के लिए जगह बना सके। समझे लू? नहीं समझे लू? चलो, अब यहाँ पर से होते हैं 2 ट्यूब्स। बनाते भी रहा साथ ही, नहीं तो
ये। मुझे पता था ये बह गया होगा यहाँ की तरफ को करके। आई सो न्यू इट, हाउ कैन आई जस्ट ड्रॉ इट स्ट्रेट। लोकेश सर की कहाँ यार, जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम मेरे लिए हो गई है। एक तो बायोलॉजी, लोकेश सर की राइटिंग हमेशा से इतनी अच्छी थी बेटा। अब मुझे वहां से देख के लग रहा है कि टेढ़ा हो गया है। हैं? हाँ लेकिन नहीं हो रहा है, अभी दूर देख के बनाया ना। उतना नहीं हो रहा है। अपना काम कर तू। चलो ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 1 पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितनी है, 1 पेयर, दोनों साइड में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तू पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगा। हाँ अभी क्वेश्चन देखती हूँ कितने कर सकता है तो 1 घंटे में। रुक जा, एक लड़का था क्या रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा था ना कहीं नहीं रहा था कुछ। ये जो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को लेकर के जाती है, ये नीचे पाउच में, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक, ये जो नीचे पाउच है, इस पाउच का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। एन या एन ए, एन ए एन एन ए, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। URE, यूरेथ्रा। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये स्पेलिंग गलत कैसे नहीं गई। मैं वैसे उसको ई करने ही वाली थी खुद ही से, हो गया। वो तो मैं वर्ड पूरा खत्म होने का। ऐसा तो सब कहती है। ना ना, मैं कभी बोलती हूँ ऐसा नहीं बोलती ना, नहीं बोलती। हमेशा बोलते हो आप। चलो, तो हमारे पास में क्या है, 1 पेयर ऑफ किडनी है, 2 हमारे पास में यूरेटर हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये नीचे क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, किडनी, इसका तो अभी हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर और पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना बता देती हूँ कि जो किडनी है, इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है। किडनी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और बताओ, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर जनरली क्या होती है, बता प्रियंशा, कौन सा टिश्यू है जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? कौन सा टिश्यू है जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और कैप्सूल क्या करता है, दोनों किडनी के ऊपर है और दोनों किडनी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पर पे जो टिश्यू होगा वो होगा डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली हम बोलेंगे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर होगी ये लेयर, जो हमारी किडनी है उसको क्या करेगी, एक्सटर्नल मीडियम से प्रोटेक्ट करके रखेगी। यही सेम लेयर होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के भी पार। यूरिनरी ब्लैडर को भी कवर करके कौन रखता है, हमारा वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
यहाँ पर भी कौन है, कैप्सूल। ये किसका बना है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात सुन लेते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल मीडियम है। सोचो अगर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल ना हो तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरेगा और जैसे ही फुल होगा वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी से एक्रीट आउट करना पड़ेगा। लेकिन तुमने ध्यान दिया, ऐसा नहीं होता कि वो यूरिन आई और फटाफट जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता। कुछ समय तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं जब हम होल्ड कर रहे हैं तब किडनी ने फिल्टर करना बंद कर दिया, किडनी तो हमेशा फिल्टर कर रही है। और अगर किडनी फिल्टर करे तो यूरेटर से होते वो यूरिनरी ब्लैडर में भी आएगा ना। अब अगर ये स्ट्रेचेबल नहीं हुई तो यूरिनरी ब्लैडर तो फट जाएगा, तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए। स्ट्रेचेबल होने के लिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है मसल्स, एक लेयर काहे की होती है, मसल्स की, मिडिल लेयर काहे की होती है, मसल्स की। और सबसे अंदर साइड हमेशा हर ऑर्गन के क्या होता है, एपिथेलियम। और यहाँ पर जो एपिथेलियम होता है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो क्या करता है, ऑर्गन्स को स्ट्रेचेबिलिटी देता है। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से क्या है, ये स्ट्रेचेबल है और इसके पास मसल्स प्रेजेंट हैं। तो जब भी हमें यूरिन एक्सक्रीट आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि यूरिनरी ब्लैडर से सारा का सारा यूरिन क्या हो जाए, स्क्वीज होकर के बाहर चला जाए। तो यहाँ पर मसल्स होती हैं, जो इससे बीच वाली लेयर है, बाहर का ये जो कैप्सूलेटेड पार्ट है इसके और एपिथेलियम का जो बीच वाली लेयर है, ये काय से बनी है, मसल्स से बनी है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक तुमसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो। जो ये मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं डेट्रोसर मसल्स। अरे डेट्रोसर मसल्स क्या करती हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसको स्क्वीज करती हैं जब हमने क्या करना हो, यूरिन को बाहर निकालना हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी ये यूरिन पाउच भर जाएगा तो इसका सिग्नल जाएगा ब्रेन को। किसको जाएगा, ब्रेन को। अब ब्रेन को इसका सिग्नल जाता है सेंसरी न्यूरॉन से। कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसका सिग्नल लेके जाएगा हमारे किसके पास में, ब्रेन भैया के पास में। ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो रहा है। तो जैसे ही ये पता चलेगा इसको कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो रहा है तो ये इम्पल्स जनरेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स जनरेट करेगा वैसे ही हमको क्या होने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा कि अब हमें यूरिन बाहर निकाल देनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि ये सोचे कि बाहर निकाल दो और बाहर निकल ही जाएगा, कंट्रोल भी तो करना है ना उसको। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में है यहाँ पर दो स्फिनिक्टर्स। ये दोनों क्या हैं, स्फिनिक्टर्स। अगर तुमने कभी जिंदगी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो स्फिनिक्टर पढ़ा होगा, वहाँ स्टमक से ऊपर होता है एक ऐसा मसल्स का स्क्वीज टाइप का, जो क्या करता है, स्फिनिक्टर क्या करता है, एंट्री को ब्लॉक करता है, एंट्री को कंट्रोल करता है, एक तरीके से समझ सकते हो तुम। मसल्स का एक घेरा है जो एंट्री को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसा रहेगा, लेकिन अगर इसमें ओपन हुआ तो खुल जाएगा, फिर स्क्वीज हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फिनिक्टर, मस्कुलर स्फिनिक्टर होते हैं। अब ये दो हैं, एक है ये इंटरनल स्फिनिक्टर और ये क्या है, एक्सटर्नल स्फिनिक्टर। इसमें जो इंटरनल स्फिनिक्टर है ना, ये है इनवॉलेंट्री। कैसा है, इनवॉलेंट्री, यानी कि यहाँ से सिग्नल गया, फुल हो रहा है, ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कौन सी मसल से आता है, कौन सी नर्व से आता है, हमेशा मोटर नर्व से आता है। याद रखना, लेकर के जाने वाला हमेशा सेंसरी नर्व होगा और वापस सिग्नल लेके आने वाला, काम करवाने वाला मोटर नर्व होगा। ठीक है, तो मोटर नर्व से सिग्नल आया तो हमारा सेंसरी, ये जो इंटरनल स्फिनिक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सटर्नल स्फिनिक्टर है, ये है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जब तक हम इसको ओपन नहीं करना चाहेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। ये क्या है हमारा, वॉलेंट्री। इसीलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ समय तक टेम्पररी बॉडी के अंदर यूरिन को स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्फिनिक्टर है ये हमारे हिसाब से चलता है। अब हमारे हिसाब से चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमारे हिसाब से चलेगा। जैसे जब ये
स्टार्टिंग में हमको यूरिनेशन फील होता है तो तब ये यूरिन पाउच 250 ml भरा होता है, 250 to 350 ml तक भरा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अगर हम ना तब ना जाए तो चल जाएगा। फिर उसके बाद में जब हमको थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा इच्छा होती है वॉशरूम जाने की, तो तब तक ये लगभग 450 to 500 ml भर गया होता है, आधा लीटर भर गया होता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन से तुम तब भी नहीं, ऐसे वाली कंडीशन में बहुत आपको यूरिन लगेगी, ठीक है, जब 500 ml भर गया होगा तो जनरली इस समय पर खुद चल जाते हैं लोग। लेकिन तब भी अगर कोई नहीं गया किसी वजह से, तो ये मैक्स टू मैक्स 1 लीटर तक झेल सकता है। 1 लीटर के पार गया तो फिर ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर ये फूलेगा तो फिर ये बस्ट कर जाएगा, तो उस समय पे इसका कंट्रोल सब खत्म, तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 1 लीटर तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि सोचो ये पाउच जो खाली 250 ml कैरी कर रहा था, ये फूलते फूलते 1 लीटर तक कैरी कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लीटर है। 1 लीटर से ज़्यादा अगर जाएगा तो फिर तो क्या ही बताना, फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा हमारे हाथ में सामान, ठीक है। तो इसीलिए ये स्फिंक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूरिन के एग्जिट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और ये स्फिंक्टर कहाँ है, दोनों यूरिथ्रा में है। स्फिंक्टर कहाँ होते हैं, यूरिथ्रा में, अपर और लोअर पार्ट में। फीमेल्स में तो यूरिथ्रा क्या होता है, स्मॉल होता है, तो यहाँ पर बस स्फिंक्टर की भी लोकेशन क्या होती है, नियर होती है। मेम्ब्रेनस पार्ट कहते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है ये प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन मेल्स में तो यूरिथ्रा लॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, तो मेल्स में ये जो स्फिंक्टर हैं ये भी थोड़ा सा दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, ठीक। ये हो गया क्या हमारा थोड़ा सा बहुत स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा, अच्छा ये बता देती हूँ मैं, ये जो सिस्टम है जो इसके कंट्रोल को रखता है यूरिनेशन को, साइंस की लैंग्वेज में MICTURITION, यूरिनेशन के लिए फैंसी वर्ड, बायोलॉजी वाला वर्ड, ठीक है। यूरिनेशन को बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मिक्चुरेशन को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मिक्चुरेशन को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो हमारे पास दो हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा डिटेल में। अभी बस इतना याद रखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। ये हमने वहाँ भी पढ़ रखा है जहाँ पर हम रेस्पिरेशन का कंट्रोल पढ़ रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक करता है, सिंपैथेटिक करता है कंट्रोल करके, वहाँ पर भी पढ़ा है, याद नहीं होगा ना, वेरी गुड। मिक्चुरेशन को कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। इस वर्ड को एक याद रखना, ये जो सेंसरी और मोटर चल रहा है ये पैरासिम्पैथेटिक वाला टाइप पर चल रहा है, जो किसको कंट्रोल करेगा, यूरिनेशन यानी कि मिक्चुरेशन को कंट्रोल करेगा। ये पूरा बना दिया है, ये सब लिख दिया है, इसको लिख लो फिर, यूरिनेशन डैश करके लिख लो, मिक्चुरेशन कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब किडनी का थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन देखते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि किडनी ही है वो मेन ऑर्गन जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, मेन काम हो रहा है। काम किस चीज़ का, फिल्टरेशन का। फिल्टरेशन किस चीज़ का, एक्सेस मटेरियल या फिर नाइट्रोजनस बेस। और वो नाइट्रोजनस बेस कौन है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में यूरिया, ठीक है। अब ये जो किडनी है इसी को हम थोड़ा सा ऐसा बड़ा जूम करके देखेंगे इसको। ओह माय गॉड, चमक रहा है। ये तो मिटाना पड़ेगा फिर हमको। नहीं रहने दे, बाद में काम आएगा ना इसका, मुझे चाहिए अभी और ये और एक्सप्लेन करना है। इस साइड बैठ जा, वहाँ पे बैठ जा, जहाँ पर नहीं दिखेगा बताना मुझे। चलो गला है, मिटा देती हूँ, दिखाई चली तो फिर क्या फायदा। कोई बात नहीं, मुझे तो आर्ट की याद आ रही है जब हमने आर्ट मिटाया। एक दिन महान गणपति वाली बात कर रहे हैं ना, कैसी बात कर रहा है? क्या बल्ली की रात को आर्यभट्ट को पीछे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, बता पहले। छोड़ देगा। अच्छा बता फिर। क्या बल्ली की रात को लाइट बंद करने से अंधेरा अंधेरा हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं।
और कुछ समय बाद फिर उजाला हो जाता है सुबह, फिर हमें दिखाई देता है। सच में? सही में ये तो तूने आज नई बात बताई हमको। ये तो तूने आज नई बात बताई हमको। अरे नहीं तो खाली मजाक कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होती है कंटेंट। क्या भाई? चलो ये है हमारी किडनी। किडनी में जो आउटर मोस्ट कवरिंग हमें मिलने वाली है वो काहे की मिलने वाली, नाम क्या होने वाला है उस कवरिंग का? उस कवरिंग का नाम होने वाला है कैप्सूल। और कैप्सूल काहे का बना होगा? कैप्सूल बना होगा हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। कैप्सूल बना है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। अब ये जो हमारा किडनी है, देखो शेप क्या है इसका? बीन शेप्ड है। इसकी जो लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। जो विड्थ होती है ये होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होती है ये होती है 2 to 6 सेंटीमीटर। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। थिकनेस का मतलब है हमारी मोटाई से बात हो रही है यहाँ पर। 2 to 6 कहाँ लिख दिया? 2 to 3, 2 to 3 सेंटीमीटर। ये क्या इसका डायमेंशन है? क्या लिखोगे? डायमेंशन करके लिखना नीचे अलग से, इस पन्ने को छोड़ करके दूसरे पेज में लिखना है इसको, ठीक है। हाँ वहाँ पर लिख ले, पीछे वाले पेज में लिख ले, ठीक है। अब ये जो हमारी किडनी है ना, किडनी का देखो ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्वेक्स दिख रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्वेक्स। और ये वाला पार्ट कैसा दिख रहा है? कॉनकेव। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ऊंचा बना रखा है, लेकिन इस टाइप का होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसा है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये क्या है? देखो कॉन्वेक्स, और ये पार्ट क्या अंदर को घुसा है, देखो ऐसे करके। तो ये कैसा पार्ट है? कॉनकेव पार्ट है। कॉनकेव वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम, हाइलम या हाइलस। कॉनकेव वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम या हाइलस। और इसी हाइलम या हाइलस से क्या क्या अंदर और बाहर आता है? ध्यान देना, रीनल आर्टरी अंदर आती है। इससे कौन अंदर आती है? रीनल आर्टरी। रीनल वेन अंदर आती है, इससे अंदर आती है, मतलब रीनल आर्टरी अंदर आएगी, रीनल वेन बाहर ले जाएगी। आर्टरी अंदर की तरफ को, वेन बाहर की तरफ को। जितने भी न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो यहीं से एंटर करेंगे, यहीं से एग्जिट लेंगे। और जो हमारा यूरेटर है वो भी यहीं पर ही क्या होगा? ज्वाइंट होगा। तो जो भी चीज़ें किडनी से अंदर आएंगी या फिर किडनी से बाहर जाएंगी, सब किस जगह पर से आएंगी? जाएंगी हाइलम या हाइलस वाली जगह से। इसके अलावा बाकी किसी भी पार्ट से ना ही कोई चीज़ अंदर आएगी, ना ही कोई चीज़ बाहर जाएगी, ठीक है। ये जो किडनी है हमारी, इसके जस्ट ऊपर पे हमारे पास में यहाँ एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एडरीनल ग्लैंड। एड मतलब अबव, रीनल मतलब किडनी। एडरीनल, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं हमारे, ठीक है। अब ये हमारा आ गया हमारा किडनी वाला पार्ट। किडनी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखना, जहाँ से यूरेटर वगैरह एंटर करते हैं ना, इसके यहाँ पर बुक में आपका लिखा हुआ है कि कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस, रीनल पेल्विस कहेंगे हम इसको, रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस वाले पार्ट से आगे की तरफ को हमारे पास में दो रीजन्स आते हैं। ये देखो, रीनल पेल्विस वाले पार्ट से आगे को हमारे पास में दो रीजन है। एक हमारा है आउटर रीजन,
आउटर रीजन ये वाला पार्ट और दूसरा है इनर रीजन ये वाला पार्ट। ध्यान देना, जब भी हम किसी ऑर्गन को पढ़ेंगे तो आउटर पार्ट को हम हमेशा कहेंगे कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को हमेशा क्या बोला जाएगा? कॉर्टेक्स। हम अभी ग्लैंड्स वगैरह भी पढ़ेंगे ना तो वहां भी आएगा ये वर्ड, याद रखना, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर वाला पार्ट है, इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेड्यूला। अभी पढ़ लोगे 11th का सारा? 11th पढ़ लेते हैं, बोर हो गए। चल चल क्वेश्चन करो, मैथ्स करने में बोल हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, टाइम हैं? यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसके यहाँ पे पेट दर्द हो रहा है। चलो, ये क्या है? कॉर्टेक्स, और ये पार्ट क्या है? मेड्यूला है। ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है ना, मेड्यूला वाले पार्ट में ऐसे कुछ पिरामिड्स टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। एट टू 12 ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम यहाँ पर उतने तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन जितने भी बना पाएंगे। इन पिरामिड्स को देखो कहाँ प्रेजेंट है? मेड्यूला में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनका नाम? मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या नाम है? मेड्यूलरी पिरामिड्स नाम है इनका, ठीक है। इन मेड्यूलरी पिरामिड्स को हम दूसरा क्या नाम भी बोल सकते हैं? इनको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं रीनल पिरामिड्स। आपकी बुक जो है ना, आपकी बुक में इनको रीनल पिरामिड्स लिखा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड्स या फिर रीनल पिरामिड्स लिखा हुआ है, तो ध्यान देना। रीनल पिरामिड भी इसी का नाम है, मेडुलरी पिरामिड भी इसी का नाम। अब देखो, ये मेडुलरी पिरामिड वाला ही पार्ट मेन पार्ट है मेडुला का। इसके बीच में देख रहे हो ये कुछ ऐसे पार्ट आया हुआ है इन पिरामिड्स के बीच बीच में। अब ये जो पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है। अब कॉर्टेक्स का हिस्सा है, लेकिन है कहां पर मेड्यूला वाले रीजन में। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला। और इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेज। कहां पर से बनाया जाए? चलिए यहीं पे बना देते हैं। मेड्यूलरी रेस। इन्हीं को हम मेड्यूलरी कॉलम भी बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या है? कॉर्टेक्स का एक्सटेंडेड पार्ट जो मेड्यूला के रीजन में आ गया है, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। इतनी बात सही है। अब ये जो मेड्यूला है, मेड्यूलरी जो ये पिरामिड्स हैं, इनका ये जो ओपनिंग वाला हिस्सा है, इनको हम बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं इनको? पेपिला। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। रीनल पेपिला, हर चीज में रीनल लगाया जाएगा, क्योंकि रीनल शब्द किसके लिए डिनोट किया जाता है? किडनीज के लिए डिनोट किया जाता है रीनल वर्ड। अब देखो, जो हमारे पास में किडनी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इन पिरामिड्स में। पिरामिड्स का नंबर कितना होता है? बोला मैंने 8 to 12 होता है नंबर, ठीक। और जो हमारे नेफ्रॉन्स है ना, वो हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हर एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है, अभी बस थोड़ा बहुत याद होना है। याद भी क्या होना है कि यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है करके, याद है ना? ऐसे नेफ्रॉन का ऐसा ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा बनाते हैं, फिर पीसीटी टीसीटी
हेनल्स लूप, डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। इतना याद है? इतना याद है? तो यहाँ पर भाई जो हमारा डीसीटी है, डीसीटी आकर के ओपन कहाँ पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। और याद रखना एक कलेक्टिंग डक्ट में अप्रोक्सीमेटली 400 नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं। यानी कि इस ट्यूब में कितने नेफ्रॉन्स हैं? 400 नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है इस कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे? यहाँ से किसको कलेक्ट करेंगे? यूरिन को। तो अगर मैं कभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है बोलूंगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, हेनल्स लूप होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट भी होता है। नहीं, 400 में से किसका मानोगे तुम इसको? तो कलेक्टिंग डक्ट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन यहाँ पर तक है। ये क्या है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर अप्रोक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन आकर के ओपन होते हैं? 400। अब ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कुछ बहुत कलेक्टिंग डक्ट मिल करके बनाते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी। अब यहां पर देखना, इस मेडुलरी जो पिरामिड है, इस मेडुलरी पिरामिड में तो बहुत सारे होंगे नेफ्रॉन्स। उन नेफ्रॉन्स में से बहुत सारे क्या निकलेंगे? ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि 400 नेफ्रॉन्स होते हैं, 400 कलेक्टिंग डक्ट, 400 नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। और टोटल हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती होंगी? लगभग डिवाइड करते रहना। 1 मिलियन को डिवाइड करना है तुमने 400 से। 1 मिलियन को 400 से डिवाइड करना है तुम्हें, यानी कि 10 लाख को 400 से डिवाइड करना है। आंसर आता है 250। यानी कि हमारे पास में टोटल कितनी कलेक्टिंग डक्ट हैं? 250 कलेक्टिंग डक्ट है। 250 कलेक्टिंग डक्ट इन 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड्स में क्या हो रखी हैं? फैली हुई हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट डायरेक्टली तो ओपन नहीं होंगी यहाँ यूरेटर में, कुछ कलेक्टिंग डक्ट फ्यूज होंगी, और कलेक्टिंग डक्ट फ्यूज होकर के बनेंगी डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बनेंगी? थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से ऐड होकर के फ्यूज होकर के क्या बनेंगे हमारे पास में? डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बनेंगी? डक्ट ऑफ बेलिनी। इसको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ बेलिनी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, निकल जाओ, सब निकल जाओ। ये हमारी है एक कलेक्टिंग डक्ट। ये एक कलेक्टिंग नहीं, नेफ्रॉन है रे। ये देख, ये हेनल्स लूप, ये डीसीटी। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा नेफ्रॉन जैसा? कोई बात नहीं, ऐसा अज्यूम कर ले नेफ्रॉन है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है उसकी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल करके क्या बन गई हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी बन गई हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ बेलिनी। भैया का नाम क्या है? कहाँ पर लिखे हैं अब हम इसको बताइए? चीटिंग करते हैं ये। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो। डक्ट ऑफ बेलिनी। बेलिनी और उसको बर्टीनी में कंफ्यूज नहीं होना। कॉलम ऑफ बर्टीनी है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, डक्ट ऑफ बेलिनी है इसके अंदर। कलेक्टिंग डक्ट फ्यूज होकर के क्या बना रही है? डक्ट ऑफ बेलिनी बना रहे हैं। नीचे कहीं लिख लेना स्टेटमेंट को। अब ये जो बहुत सारी, ऐसे तो बहुत सारी डक्ट ऑफ बेलिनी होती होंगी एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर में। ये सारी डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होती हैं थ्रू पेपिला। पेपिला इस डक्ट का पार्ट नहीं है, पेपिला इस पिरामिड का पार्ट है। पिरामिड की जो लास्ट ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? पेपिला बोलेंगे, पिरामिड की लास्ट ओपनिंग को। इस लास्ट ओपनिंग पे क्या होंगे? ऐसे ढेर सारे क्या ओपन होंगे? डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होंगे, और यहां से फिर एक कॉमन डक्ट जाएगा। इस डक्ट को हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे इसका नाम? माइनर कैलिक्स। इसको दूसरे कलर से दिखा दो। चलो, एक ऐसा यहां से आया होगा, फिर इससे भी आएगा, अगले वाले से भी आएगा, सेम टू सेम यहां से भी निकलेगा। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स। इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ना हमने, कॉर्टेक्स वाला पार्ट ज्यादा बना दिया, जबकि इसका काम भी नहीं है।
कोई बात नहीं, चलेगा। इतना समझ में आया? जितने भी हमारे डक्ट ऑफ बेलिनी है वो एक साथ फ्यूज होंगे और क्या बनेगी? माइनर कैलिक्स। एक पिरामिड तो एक माइनर कैलिक्स, तो 8 to 12 पिरामिड तो 8 to 12 माइनर कैलिक्स। सेम नंबर होगा, जितना नंबर पिरामिड का उतना ही नंबर किसका होगा? माइनर कैलिक्स का होगा। अब ये माइनर कैलिक्स भी आपस में फ्यूज करेंगी और लगभग 2 से 3 माइनर कैलिक्स एक साथ फ्यूज करती हैं। ये 2-3 माइनर कैलिक्स है ना, ये 3 माइनर कैलिक्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई। ये माइनर कैलिक्स, तो 2 से 3 माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होंगे और एक ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स। इनको यही पढ़ाओगे, नीचे पढ़ाओगे? नीचे को लाऊंगी थोड़ी देर में। नीचे को लाओगे तो साइकिल में लेते आना। ठीक है, ठीक है। नीचे ही लानी है, साइकिल आने के लिए साइकिल नीचे ही। चलो ठीक है, नहीं मेरे रूम को। ओके ओके। तो 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलके कितने बनेंगे? एक मेजर कैलिक्स बनेंगे। तो ऐसे हमारे पास 8 to 12 है, यानी कि टोटल 3 से 4 मेजर कैलिक्स बननी है हमारे पास में, है ना। 3-4 एक साथ मिल करके बनाएंगी। तो ऐसे करके हमारे पास में 3 से 4 क्या मिल गई हमको? मेजर कैलिक्स मिल गई। और ये मेजर कैलिक्स आकर के कहाँ ओपन होंगी? पेल्विस वाले रीजन में। और फिर पेल्विस वाले रीजन में जाकर के किसमें ओपन हो जाएंगे? हमारे यूरेटर में। किसमें ओपन हो गई? यूरेटर में। ये मिठाई किसके लिए है? कौन सी मिठाई? सरस्वती खा ले। सरस्वती खा ले और हमको क्या कह रहे हैं? डायबिटीज। हाँ हाँ ठीक है, तुमको तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। ये देखो मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन हुए? पेल्विस में। ये पूरा रीजन पेल्विस था ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस। ये मेजर कहाँ खुल गई? पेल्विस में खुल गई। फिर पेल्विस से कहाँ चले जाएगा? यूरिन हमारा यूरेटर में चले जाएगा। ठीक है। अगर मैं पाथ पूछूं तो पाथ में क्या क्या आएगा? देखो यहाँ पर हम पाथ बना देते हैं, बस ये खत्म कर रहे हैं इसके बाद में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते हैं। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या आएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से क्या आएगा? डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी से क्या आएगा? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से क्या आएगा? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से क्या आएगा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से हम कहाँ चले जाएंगे? यूरेटर में। अब बताओ यूरेटर से कहाँ जाता है यूरिन? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से एक्सक्रीटेड आउट। ये पाथ है, इसको सीधा सीधा लिखना है, ऐसा गोल मत कर देना मेरी तरह। पाथ ऑफ यूरिन है, सीधा ऐसे नीचे को लिख ले, या सीधा ही लिख पूरा। तूने भी मेरी तरह टेढ़ा लिखा है ना, तो नीचे को ले जा पूरा। माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स को कलेक्टिवली हम रीनल कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं रीनल कैलिक्स। आपकी बुक में खाली रीनल कैलिक्स लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन पूछ लेता है माइनर मेजर, लिखा भले ही रीनल क्यों ना हो। प्लूरल में इसको कैलाइसिस कहेंगे, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है। तो भी पढ़ाएगा, दिख जाएगा तुमको। रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फनल शेप होता है। नाम याद रखना किसके लिए क्या बोला जा रहा है। रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। हाँ, रीनल कैलिक्स लिख ले। समझ में आ गया? पक्का? मैंने तो उसको छोटा ही करा था, तूने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कर। 2 steps ahead of me ना, always। चलो, इसके फिर मैं कल को क्वेश्चन पूछूंगी आपको से, ठीक है? चलेगा? यूरेथ्रा कैसा है? मेम्ब्रेनस डक्ट है, याद रखना। यूरेथ्रा कैसा है? मेम्ब्रेनस डक्ट है, जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन होता है एक्सटीरियरली। एक्सटीरियरली कहाँ होता ओपन होता है? फीमेल्स में वल्वा में, और मेल्स में पेनिस में। ठीक है? हाँ, वल्वा।
फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को वल्वा बोला जाता है, वल्वा, वल्वा, युवुला, युवुला भी बोलते हैं, युवुला भी आता है एक्स्ट्रा, हलवा, हाँ।